नमस्ते। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विश्लेषण। आज का विषय है फैट्स, वसा। कभी इसे दुश्मन नंबर 1 बताया जाता है तो कभी सुपर फूड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, गुड फैट, बैड फैट, ये शब्द हम पर हर तरफ से फेंके जाते हैं। तो सच क्या है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास आज एक बेहतरीन गाइड है। ये फूड्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स नाम की किताब का अध्याय है जिसका शीर्षक है लिपिड्स। हमारा मिशन है इस टेक्स्ट बुक जैसे सोर्स को थोड़ा सरल बनाना और समझना कि हमारी रसोई और हमारी सेहत के लिए इसका असल में क्या मतलब है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े और कह सकते हैं डरावने शब्द से शुरू करते हैं, लिपिड्स। ये होता क्या है? क्या ये फैट का कोई फैंसी नाम है? हाँ, कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैमिली का नाम है। सोर्स के मुताबिक लिपिड ऐसे कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिनकी एक ही पहचान है, ये पानी में घुलते नहीं है। अच्छा। लेकिन ईथर लिसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाते हैं। इस फैमिली में सिर्फ तेल और घी ही नहीं बल्कि मोम, स्टेरॉइड, ऐसी कई चीजें आती हैं। ओके। पर जब हम खाने की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है ट्राइग्लिसराइड्स पर, जिन्हें हम आम भाषा में फैट्स और ऑयल्स कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फैट्स और ऑयल्स एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फिर इनमें फर्क क्या है? हम घी को फैट और सरसों के तेल को ऑयल क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि एक जमा हुआ है और दूसरा लिक्विड? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। सोर्स यही कहता है, जो लिपिड कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं उन्हें वसा या फैट कहते हैं, जैसे मक्खन या घी। और जो तरल होते हैं उन्हें तेल या ऑयल कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखने का फर्क नहीं है। अच्छा। ये उनके अंदर की केमिस्ट्री का, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा सुराग है और यही केमिस्ट्री तय करती है कि वो हमारी सेहत के लिए कैसे हैं। ठीक है, तो दशकों से हमें यही बताया गया है कि फैट बुरा है, फैट खाने से फैट बढ़ता है। 90 के दशक में तो लो फैट का एक पूरा दौर चला था, लेकिन ये सोच तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। हाँ, वो दौर काफी भ्रामक था। फैट का सबसे पहला और मुख्य काम है ऊर्जा देना, और ये ऊर्जा का एक पावर हाउस है। किताब के अनुसार 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9 किलो कैलोरी? ये तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से मिलने वाली ऊर्जा का डबल से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। ये ऊर्जा का एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। इसीलिए हमारा शरीर फालतू ऊर्जा को फैट के रूप में जमा करना पसंद करता है। ओके। एडिपोज टिश्यू में फैट जमा करना ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा करने से 6 गुना ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। मतलब ये शरीर का सबसे भरोसेमंद एनर्जी बैंक है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। लेकिन बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है ना? जी। सोर्स में और भी कई हैरान करने वाली भूमिकाओं का जिक्र है। हाँ, सूची काफी लंबी और दिलचस्प है। सबसे पहले लिपिड हमारी हर कोशिका की बाहरी दीवार, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी बनावट के लिए जरूरी है। उनके बिना हमारी कोशिकाएं बन ही नहीं सकती हैं। वे हमारे शरीर को इंसुलेट करते हैं, मतलब अंदर की गर्मी बनाए रखते हैं, और हमारे नाजुक अंगों को किसी झटके या चोट से बचाने के लिए एक कुशन का काम करते हैं। और विटामिन वाला पॉइंट तो बहुत ही जरूरी लगता है। वो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स में से एक है। कुछ विटामिन होते हैं जिन्हें फैट सॉल्युबल कहते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। हाँ, सुना है। इनका नाम ही बताता है कि ये सिर्फ फैट में ही घुल सकते हैं। अगर हमारे खाने में फैट नहीं है तो हम ये विटामिन खा तो लेंगे, लेकिन हमारा शरीर उन्हें सोख नहीं पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि 90s के दशक में जो लोग अपनी सलाद पर जीरो फैट ड्रेसिंग, हाँ बिल्कुल वही, डालकर खा रहे थे, वे शायद उस सलाद में मौजूद कई जरूरी विटामिन को बेकार कर रहे थे। ये कहना बिल्कुल सही होगा। बिना फैट के वो विटामिन शरीर के काम ही नहीं आते। और एक आखिरी बात, स्वाद। हाँ, जितने भी फ्लेवर और खुशबू वाले कंपाउंड्स होते हैं वो फैट में ही घुलते हैं। फैट ही उन्हें हमारी ज़बान तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए फैट वाली चीज़ें हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, है ना? अरे वाह! तो फैट सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि फ्लेवर की डिलीवरी गाड़ी भी है। ये जानने के बाद तो लो फैट चीज़ें और भी बेस्वाद लगने लगी हैं। चलिए अब उस केमिस्ट्री पर वापस आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था। खाने के हर पैकेट पर ये शब्द लिखे होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सोर्स इनके बीच के फर्क को कैसे समझाता है? यहीं से अच्छे और बुरे फैट की कहानी शुरू होती है। फर्क उनके केमिकल स्ट्रक्चर में है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक सीधे चेन की तरह होते हैं। ओके। उनमें कोई मोड़ या डबल बॉन्ड नहीं होता।
आप इन्हें लेगो के सीधे टुकड़ों की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, जैसे ईंटें जिन्हें एक के ऊपर एक आसानी से जमाया जा सकता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, क्योंकि ये सीधे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कस के पैक हो जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स कसकर पैक होते हैं तो चीज कमरे के तापमान पर ठोस हो जाती है, जैसे मक्खन या नारियल का तेल। तो फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जरूर टेढ़े मेढ़े होंगे। एग्जैक्टली। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, और हर डबल बॉन्ड उस सीधी चेन में एक मोड़, एक किंक पैदा कर देता है। अच्छा, अब ये टेढ़े मेढ़े लेगो के टुकड़े हैं, आप इन्हें एक साथ कसकर पैक नहीं कर सकते, इनके बीच में जगह बची रहती है। तो फैल जाते हैं। हाँ, इसीलिए ये कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं, जैसे जैतून का तेल या सरसों का तेल। वाह, ये तो बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया। और इसमें भी मोनो और पॉली का क्या मतलब है? अगर चेन में सिर्फ एक मोड़ है तो उसे मोनो अनसैचुरेटेड कहते हैं। ओके, अगर एक से ज्यादा मोड़ है तो पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है। और फिर एक और कैटेगरी है आवश्यक फैटी एसिड्स या एसेंशियल फैटी एसिड्स। आवश्यक का मतलब क्या है? कि ये दूसरों से ज्यादा जरूरी हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आवश्यक का मतलब है कि हमारा शरीर इन्हें खुद बना ही नहीं सकता। ओह अच्छा। इन्हें हमें हर हाल में अपने खाने से ही लेना पड़ता है। सोर्स खासतौर पर दो का नाम लेता है, लिनोलिक एसिड जो हमें कुसुम या सूरजमुखी के तेल से मिलता है, और लिनोलेनिक एसिड जो अलसी के तेल या अखरोट में होता है। ये शरीर में हार्मोन जैसे जरूरी कंपाउंड्स बनाने के काम आते हैं। तो ये तो साफ है कि फैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सब ने वो अनुभव किया है जब तेल की पुरानी बोतल खोलो तो एक बहुत ही ख़राब गंध आती है। सोर्स में से रैंसिडिटी या बासीपन कहा गया है। ये क्या बला है? ये अच्छे फैट के बिगड़ने की कहानी है। ये वो प्रक्रिया है जिससे तेल, मेवे या मक्खन में एक अजीब कड़वी गंध और स्वाद आ जाता है। सोर्स दो मुख्य प्रकार बताता है। पहला है हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी। ओके, इसमें पानी की मौजूदगी में एंजाइम या गर्मी फैट को तोड़कर फ्री फैटी एसिड्स में बदल देती है। मुझे लगता है मैं स्वाद जानता हूँ। कभी कभी दूध अगर थोड़ी देर बाहर रह जाए तो उसमें एक हल्का सा साबुन जैसा कड़वा सा स्वाद आ जाता है। क्या ये वही है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पहचाना। कच्चे दूध में ये बहुत जल्दी होता है, लेकिन जो ज्यादा आम है और ज्यादा नुकसानदेह भी, वो है दूसरा प्रकार, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। जैसा कि नाम से लग रहा है इसमें ऑक्सीजन का हाथ होगा। हाँ, खासकर अनसैचुरेटेड तेलों में ये ऑक्सीजन के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। एक मिनट, फ्री रेडिकल, ये शब्द तो मैंने एंटी एजिंग क्रीम और हेल्थ ब्लॉग्स में बहुत सुना है। हाँ। तो ये वही प्रक्रिया है जो हमारी त्वचा के साथ होती है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के तेल के साथ हो रही है। सिद्धांत बिल्कुल वही है। एक बार ये रिएक्शन शुरू हो जाता है तो ये एक चेन की तरह फैलता जाता है और आखिर में ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिनका स्वाद और गंध बहुत खराब होती है। अच्छा। और हमारी त्वचा की तरह ही गर्मी, रोशनी और तांबा या लोहे जैसी धातुएं इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती हैं। तो इसीलिए मेरी माँ हमेशा तेल की बोतल को कस कर बंद करके अंधेरे कैबिनेट में रखती थी। ये सब विज्ञान था। हाँ बिल्कुल। तो फिर इस कहानी में हीरो कौन है? एंटीऑक्सीडेंट्स। बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ सुपर हीरो की भूमिका निभाते हैं। वो इस फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के बीच में कूदकर उसे रोक देते हैं। कैसे? वे खुद फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और तेल को खराब होने से बचाते हैं। सोर्स में टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई का जिक्र है, जो कुदरती तौर पर कई वनस्पति तेलों में मौजूद एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन तेल को खराब करने का एक और तरीका भी है, खासकर जब हम तलने की बात करते हैं। सोर्स में एक डरावना सा शब्द है पॉलीमराइजेशन। इसका क्या मतलब है? ये तब होता है जब तेल को बहुत ज़्यादा तापमान पर बहुत देर तक गर्म किया जाता है, जैसा कि बार बार तलने में होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के मॉलिक्यूल गर्मी से टूटते हैं और फिर आपस में जुड़कर लंबे लंबे पॉलीमर बना लेते हैं। अच्छा, तो इसीलिए बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल गाढ़ा, चिपचिपा और गहरे रंग का हो जाता है। वो जो कढ़ाई के किनारे एक चिपचिपी परत जम जाती है जिसे साफ करना नामुमकिन होता है, वो यही है। वही पॉलीमराइजेशन है। इससे न सिर्फ तेल की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, बल्कि सोर्स के मुताबिक ज़्यादा गर्म होने पर जहरीले पदार्थ भी बन सकते हैं। तो समोसे वाले का तेल इसीलिए सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सही समझे। ये सब कुछ वापस रसोई में ले आता है। सोर्स में दृश्यमान और अदृश्य वसा, मतलब विजिबल और हिडन फैट्स का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये मुझे इस पूरे अध्याय का एक बड़ा सबक लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
दृश्यमान वसा वो है जो हमें दिखती है, तेल, घी, मक्खन जो हम खुद डालते हैं। हम जानते हैं कि हम इसे खा रहे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी है अदृश्य वसा। यानी वो जासूस फैट जो छिप कर बैठा है। हाँ, कह सकते हैं। ये उन चीजों में छिपा होता है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते। अनाज, दालें, दूध, पनीर, मेवे, अंडे। हमें लगता है कि हम कम तेल खा रहे हैं, लेकिन इन चीजों से ही हमारी कुल फैट की खपत का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये तो आंखें खोलने वाली बात है। तो जब कोई सोचता है कि वो सिर्फ दाल रोटी की एक लो फैट डाइट पर है, तो भी उसे अनाज और दाल से काफी मात्रा में फैट मिल रहा है। ये तो सिर्फ डाले गए तेल के चम्मच गिनने के पूरे विचार को ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसी तरह के छिपे हुए लेकिन जरूरी कंपोनेंट्स में एक और नाम आता है फॉस्फोलिपिड्स। सोर्स में अंडे की जर्दी में मिलने वाले लेसिथिन का उदाहरण है। लेस्थिन, ये तो म्यूनीस बनाने का सीक्रेट है ना जहां तेल और सिरका जो कभी नहीं मिलते एक साथ आ जाते हैं। हाँ, फॉस्फोलिपिड्स बेहतरीन इमल्सिफायर होते हैं। मतलब ये तेल और पानी जैसी दो न घुलने वाली चीजों को मिलाकर एक स्थिर मिश्रण बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। ये सिर्फ खाना पकाने में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे खून में फैट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यही फॉस्फोलिपिड्स मदद करते हैं। और आखिर में सोर्स एक चेतावनी भी देता है ना, एक तरह से संतुलन की याद दिलाता है। हाँ, वो याद दिलाता है कि जहाँ फैट जरूरी है, वहीं इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी कोरोनरी धमनी रोग जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। और ये भी चेतावनी देता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट के पेरोक्सिडाइज्ड उत्पाद, मतलब जो फैट ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी का शिकार हो चुका है, वो शरीर के लिए जहरीला हो सकता है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सा फैट खाना है, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि वो फैट ताजा हो, उसे सही तरीके से स्टोर किया गया हो और सही तरीके से पकाया गया हो। सब कुछ संतुलन और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो लिपिड या फैट्स सिर्फ कैलोरी नहीं हैं, वे हमारी कोशिकाओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, विटामिन्स के ट्रांसपोर्टर हैं और स्वाद के वाहक हैं। असली खेल है उनके प्रकारों को समझना, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और वो आवश्यक फैटी एसिड्स जो हमारा शरीर नहीं बना सकता। और ये समझना भी कि वे रसोई में कैसे व्यवहार करते हैं, वे कैसे बासी हो सकते हैं, गर्मी का उन पर क्या असर होता है और एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीजें उनकी रक्षा कैसे करती हैं। जी, ये हमारी रसोई और हमारे शरीर में हर पल हो रही केमिस्ट्री की एक आकर्षक झलक है। ये बताता है कि भोजन सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि जटिल अणुओं का एक समूह है जो हमारे शरीर के साथ अद्भुत तरीकों से इंटरैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये कि फैट को एक विलन के रूप में देखने के बजाय हमें उसे एक जटिल और जरूरी पोषक तत्व के रूप में देखना होगा, जिसे समझने और सम्मान देने की जरूरत है। आज के लिए एक विचारणीय बात, सोर्स में चॉकलेट टेम्परिंग का जिक्र है। ये जो चॉकलेट को एक खास चमक और स्नैप देने की प्रक्रिया है, ये असल में कोको बटर के फैट क्रिस्टल्स को कंट्रोल करने का विज्ञान है। अच्छा। फैट अलग अलग तापमान पर अलग अलग तरह के क्रिस्टल बना सकता है और टेम्परिंग ये सुनिश्चित करती है कि सबसे स्थिर और चमकदार क्रिस्टल ही बने। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम कुकिंग कहते हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा असल में लिपिड केमिस्ट्री का एक चतुर हेरफेर है। सही बात है। जब हम क्रीम को फेंट कर मक्खन बनाते हैं या अंडे की जर्दी से मेयोनीज तैयार करते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम बस इन आकर्षक फैट मॉलिक्यूल्स को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर रहे होते हैं।